नंबर 55 निकालें अगर आपने। इसमें पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 55, पॉइंट नंबर 8। ऊपर वाला भी है याद नहीं आता नो पॉइंट नंबर 7 आपको करवा दिया मैंने। नो लास्ट वाला कौन सा वाला? डेप्रिसिएशन नोट के लास्ट 7 पॉइंट का हाउ डेप्रिसिएशन ऑफिशियल बी नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम चार्जेबल रेंट जो नॉट कवर्ड इन दैट। हाँ ये अभी छोड़ दें, इग्नोर मारें सर, ये मैं करवा दूंगा, अभी ठहर जाए सर। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 8 हम लोगों ने डिडक्शंस पढ़े थे। डिडक्शंस में कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे, हम आगे चले गए थे प्रैक्टिकल उसकी तरफ। तो डिडक्शंस में कुछ पॉइंट रह गए, उसको कवर अप कर लेते हैं अभी। पॉइंट नंबर 8 बात कर रहा है इररिकवरेबल रेंट के लिए। ऐसा रेंट जो कि इररिकवरेबल हो, ऐसा रेंट जो कि इररिकवरेबल होगा वो मुझे या उस पर्सन को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एज ए डिडक्शन के तौर पर अलाउ होगा। हमने डिडक्शंस पढ़ी थी रिपेयर अलाउंस की, इंश्योरेंस की, प्रॉपर्टी टैक्स की, ग्राउंड रेंट की, और कौन सी थी? लीगल एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन की पढ़ी थी। एक और पढ़ी थी कोई? हाँ, इंटरेस्ट 7, ये 7 अभी तक पढ़ी। इन्हीं डिडक्शंस में एक और डिडक्शन है जिसको अभी हम कहते हैं कि अगर आपका जो रेंट है वो इररिकवरेबल हो जाए। इररिकवरेबल से क्या मतलब है? बैड डेट हो जाए, ठीक है। अगर आपका जो रेंट है वो बैड डेट हो जाए, इररिकवरेबल हो जाए, तो वो एज ए डिडक्शन के तौर पे अलाउ है। अनपेड रेंट considered as irrecoverable subject to the following conditions। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये इररिकवरेबल होगा तो उससे पहले इससे नीचे दी गई हुई ये तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशंस तीनों पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि जो रेंट है वो इररिकवरेबल। नहीं तो अगर ये कंडीशंस के बगैर कह देंगे तो फिर तो हर कोई अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से रिकवर करके डाली जाए, सही है। एक्सपेंस करेगा तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम पे देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम कम होगी। तो ये नीचे दी गई हुई जो कंडीशंस हैं ये पूरी होना जरूरी है। पहली पढ़ते हैं, द टीनेंसी वाज बोनाफाइड अथेंटिक। बोनाफाइड अथेंटिक होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब ये है कि जो आपकी टीनेंसी थी उसका जो टीनेंसी मतलब जो आपने उसको टीनेंट, वो टीनेंट था, आप मालिक थे, तो ये जो बीच में आपका रिलेशन हुआ ये टीनेंसी का रिलेशन हुआ। इट वाज बोनाफाइड अथेंटिक। द डिफॉल्टिंग टीनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टीनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी एंड द डिफॉल्टिंग टीनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। डिफॉल्टिंग टीनेंट जो किरायादार जिसने रेंट नहीं दिया उसने प्रॉपर्टी छोड़ दी है, हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी छोड़ दी है और आपको किराया नहीं दिया। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी, वो किराया नहीं दे रहा, ठीक है, और आपने ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं कि उसे मजबूर कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी छोड़ दो। 6 महीने हो गए वो किराया नहीं दे दिया, आपने मोहल्ले के 6 बंदे पकड़े और उसे कहा कि चल भी शाबाश बाहर निकल, ठीक है। अब कंपेल कर रहे हैं ना, उसे मजबूर कर रहे हैं कि भाई अब तुम ये प्रॉपर्टी छोड़ दो, ठीक है। उसका पानी का कनेक्शन बंद कर दिया, ऐसे ही कुछ करेंगे तो वो कंपेल होगा, मजबूर होगा। तो स्टेप्स हैव बीन टेकन, आपने ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं जो उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी को छोड़ दो। एंड द डिफॉल्टिंग टीनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, उस पर्सन की कोई और प्रॉपर्टी उस डिफॉल्टिंग टीनेंट के पास नहीं है, उसकी पोजीशन में नहीं। तो पहला पॉइंट ये है
जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपका पहले टीनेंसी का जो रिलेशन है दैट इज ऑथेंटिक। ये ऑथेंटिक कैसे होगा? ऑथेंटिक कैसे होगा? इन राइटिंग में होगा, एग्रीमेंट होगा, ठीक है। आप कहीं पे जाके कहेंगे या आप टैक्स वालों को कहेंगे कि भाई ये तो मेरा टीनेंट था, वो कहता मैं कैसे मान जाऊं, ठीक है, कहते प्रूफ दिखाएं, कहते ये देखें एग्रीमेंट हमारा, ठीक है, साल के शुरू में हमने एग्रीमेंट किया था रिटर्न में। तो ये ऑथेंटिक कब होगा? जब आपका प्रॉपर्ली उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट होगा। तो डिफॉल्टिंग टीनेंट, पहली बात तो ये कि आपका टीनेंसी ऑथेंटिक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो टीनेंट जिसने पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट कर दिए, उसने आपकी प्रॉपर्टी छोड़ दी है, छोड़ के भाग गया है, या प्रॉपर्टी पे बैठा है लेकिन दे नहीं रहा, और आपने स्टेप्स ले लिए कि उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप जाके ये जो है विकेट कर दें हमारी प्रॉपर्टी को, और इसके साथ साथ उसके पास आपके और कोई प्रॉपर्टी उसकी पोजेशन में नहीं है, ठीक है। पहली कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, द पर्सन हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। उस बंदे ने जिसको रेंट आना था उसने सारे रीजनेबल स्टेप्स कर लिए हैं, ये करने के लिए लीगल स्टेप्स कर लिए कि भाई मुझे रेंट आ जाए। लीगल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? उसे पुलिस को बता दिया, ठीक है, उसने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है अदालत में कि भाई ये बंदा सामने खड़ा आपके और ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो आपने सारे लीगल स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं उससे पैसे लेने के, या और हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस, या आपने स्टेप्स फॉलो इस वजह से नहीं किए कि आपको पता है यार ये यूजलेस काम है, मैं जो मर्जी लीगल प्रोसीडिंग कर लूँ, मैं जितना मर्जी बड़ा वकील कर लूँ, उसने जज ही कराया हुआ है, ठीक है, फैसला हमेशा उसके हक में आएगा। तो बेसिकली या आपने लीगल प्रोसीडिंग्स कर ली है, और या फिर आपने लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की। लीगल प्रोसीडिंग्स ना करने का आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स भी हैं कि भाई मैं जो भी कर लेता, मैं जहां पे भी केस फाइल कर लेता, ये फैसला उसी के हक में आना था, तो इस वजह से मैंने कोई केस फाइल नहीं किया। तो यू मस्ट हैव सम रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि भाई इस लीगल प्रोसीजर का फायदा कोई नहीं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, द अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर इन विच द रेंट वाज ड्यू एंड द टैक्स हैज बीन ड्यूली पेड ऑन सच इनकम। अच्छा, इस लाइन को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब मैं सेल करता हूँ उधार पे, तो क्या एंट्री करता हूँ? रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट। ये मेरी सेल्स की एंट्री होती है रेवेन्यू की, रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट। रिसीवेबल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट, करंट एसेट। ये कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट में ना। अच्छा, अगर मेरा कोई जो मेरा कस्टमर है वो पैसे ना दे, बैड डेट हो जाए, तो मेरी एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेबिट टू रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहां पे जरा फोकस करें कि मैंने बैड डेट में वो वाली फिगर डाली है जो मैं ऑलरेडी इनकम में चार्ज कर चुका हूं। ऐसे ही है ना? बैड डेट मेरी कौन सी फिगर हो रही है? वही जो मैं किसी जमाने में पहले इनकम में चार्ज कर चुका, पिछले साल, पिछले महीने, या 2 साल पहले, व्हाटएवर द केस इज, 3 साल पहले, 4 साल हो गए, मुझे अभी तक रिकवरी नहीं हुई, तो वो बैड डेट। तो बैड डेट वो हुआ जो मेरा पहले इनकम में चार्ज हो चुका। सेम इज द केस हियर। जो अनपेड रेंट है जिसको मैं एक्सपेंस डिक्लेयर कर रहा हूं, उसको पहले मैं अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज कर चुका हूं। उसी अमाउंट को मैं अभी इररिकवरेबल रेंट कहूंगा। लगी समझ? कि इररिकवरेबल रेंट वो अमाउंट होगी
जिसको पहले किसी टाइम पे मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में एज ए रेंट रिसीवेबल के तौर पे चार्ज कर चुका हूँ। सही है ना? मिसाल के तौर पे 2007 के अंदर 8 के अंदर हमने पढ़ा है ना कि रेंट की डेफिनेशन में रेंट रिसीवेबल भी आता है, पढ़ा है ना? तो रेंट रिसीवेबल मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ गया 2007 में। टैक्स ईयर 2008 में आके पता चला कि भाई वहां से पैसे नहीं आने, तो अब मैं उस अमाउंट को अपने एक्सपेंस में एज ए इररिकवरेबल डेट के तौर पे लिखूंगा, वो वाली अमाउंट जो 2007 में पहले एज ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज कर चुका। लगी समझ? क्लियर है कि टाइमलाइन से समझाऊं? जस्ट फॉर क्लैरिटी, 2008 की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से माइनस टैक्स ईयर 2007 में मेरा रेंट रिसीवेबल के तौर पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड था, रिसीवेबल के तौर पे, ठीक है। टैक्स ईयर 2008 में मुझे पता चला कि मुझे मेरा रेंट इररिकवरेबल है, तो वही रेंट जो मेरा रिसीवेबल के तौर पे साथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड था, वो 2008 में मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा, डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। यानी कि वो वाला रेंट अलाउ हुआ है एज ए डिडक्शन जो पहले इनकम के तौर पे चार्ज हो चुका था। सेम कॉन्सेप्ट जैसे ये है कि हम वो बैड डेट करते हैं जो पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट में इनकम पे तौर पे चार्ज हो चुका होता है। सही है? इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ रिलेट करेंगे, देन इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो मेरा इररिकवरेबल रेंट क्या होगा? डिडक्शन में एज ए एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो जाएगा, एज ए डिडक्शन के तौर पे अलाउ हो जाएगा। यानी कि मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो पहले 7 चीजें लेस कर रहा था, उसमें ये 8वां बैड डेट्स के तौर पे भी अलाउ कर दूं। 3 चीजें क्या हैं जी? सबसे पहली बात कि मेरा जो टेनेंसी का एग्रीमेंट है दैट मस्ट बी बोनाफाइड, ठीक है। अथेंटिक का वर्ड समझने के लिए यूज करें, अगर थ्योरेटिकली आया तो आपने बोनाफाइड का वर्ड यूज करना है ताकि उसे पता हो आप किताब पढ़ के आए। आई कैम को भी पता होना चाहिए ना, बच्चे पढ़ के आए, ठीक है। तो आपका टेनेंसी का एग्रीमेंट बोनाफाइड होना चाहिए, पहली बात। और इसी की आगे एक्सटेंशन में उसने क्या कहा था कि उस टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी विकेट कर दी है, अगर विकेट नहीं की तो आपने उसे कंपेल किया कि विकेट कर दो और उसके कब्जे में आपकी कोई और प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात क्या थी? आपने लीगल जो है उसके खिलाफ सारे प्रोसीडिंग्स कर ली हैं, या फिर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये अश्योर करने के लिए कि मैं जो भी लीगल उसके खिलाफ एक्शन करूं उसका फायदा कोई नहीं। तीसरी बात ये कि मेरा बैड डेट सिर्फ वही वाला रेंट होगा जो पहले किसी जमाने में मैंने एज ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज करके उस पर टैक्स दिया होगा, ठीक है। तो ये सारी तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो मेरा बैड डेट जो इररिकवरेबल रेंट है वो एज एन एक्सपेंस के तौर पे मुझे अलाउ हो जाएगा। जी कोई क्वेरी इसके अंदर? कोई बात समझ ना लगी हो? क्लियर है? चलें आगे। आगे जाने के लिए मैं इसी को कर रहा हूं आगे एक्सटेंड। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रेंट था रिसीवेबल दैट वाज 1 लाख, ये रेंट रिसीवेबल था मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 2007 में इनकम के तौर पे चार्ज हो गया, ठीक है। 2008 में
मेरा ये जो लाख रुपए का रेंट था ये मेरा हो गया इरिकवरेबल, सारी कंडीशंस पूरी हो गई, इरिकवरेबल हो गया। तो 2008 के अंदर इसके अलावा भी मेरी कोई रेंटल इनकम थी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके अलावा वाली जो रेंटल इनकम थी वो 12 लाख थी, ठीक है। इसके अलावा अब मेरी बारी आ गई एक्सपेंसेस को लेस करने की, लेस डिडक्शंस। तो अज्यूम के बाकी कोई और नहीं है, तो मैंने ये लाख मेरा इरिकवरेबल हो गया, तो ये मैंने एज ए बैड डेट के तौर पे 1 लाख यहां से माइनस कर दिया, ठीक है। पीछे क्या रहेगी फिगर? 11 लाख एज ए बैड डेट के तौर पे माइनस कर दिया। यहां तक हमने पढ़ा था। 2009 में, टैक्स ईयर 2009 में, वो कहता है इस लाख में से लाख पूरा या कुछ हिस्सा रिकवर हो गया, लाख पूरा या कुछ हिस्सा रिकवर हो गया। आई अज्यूम कि वो 50,000 रुपीज मुझे रिकवर हो गया। तो 2009 में दूसरी प्रॉपर्टी का रेंट उतना रहा जितना 2008 का था, अजम्पशन है मेरी 12 लाख था, तो ये 12 लाख ही रहा। अब इसमें से 50,000 मुझे क्या हो गया? रिकवर हो गया। अब जो जितनी अमाउंट जिस साल में रिकवर हुई उस साल की इनकम में ऐड कर दें, प्लस कर दूंगा रिकवर्ड रेंट 50,000। अब मेरी 12,50,000 ये बन गई। बाकी डिडक्शंस वटेवर जो भी होंगे वो इसको अलाउ करो, ठीक है। जिस साल जितनी अमाउंट रिकवर होगी वो उस साल की इनकम के अंदर ऐड कर दूंगा। जब भी हुई 9 में नहीं होगी, फर्ज करें 10 में हो गई, तो उसको मैं 10 में इनकम में ऐड कर दूंगा, रेंटल इनकम में। 11 में हो गई तो 11 में रेंटल इनकम में ऐड कर दूंगा। 50,000 नहीं हुई थी, पूरा लाख रुपया रिकवर हो गया, तो पूरा लाख रुपया उसके अंदर ऐड कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि जो अमाउंट बैड डेट कर दी, जो अमाउंट इरिकवरेबल रेंट के तौर पे एक्सपेंस में चार्ज कर दी, डिडक्शन के तौर पे चार्ज कर दी, अगर वो अमाउंट आगे जाके सारी अमाउंट या इसका कुछ हिस्सा मुझे वापस मिल गया, तो जिस साल में मिलेगा उस साल की इनकम में उसे ऐड कर देना। लगी समझ? कायम हो है? तो ऐसे ही देखी जा रहे हो, ऐसे अभी गिर जाओगे है? तो जिस साल वो हुआ है वो उस साल ऐड कर देना, ठीक है। मोनोटोनस टून होती है ना एक, वो चल रही है आपकी इस टाइम, एक सीधी लाइन। ये अगला बुलेट पढ़े। वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज ए डिडक्शन, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज ए डिडक्शन इन होली और पार्शली रिकवर्ड, द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड। ये मेरी आपको सजेशन है कि इन चारों पॉइंट्स के साथ ये छोटी सी एग्जांपल लिख लें, ताकि आपको याद हो कि इसमें हमने पढ़ा क्या है। ये क्योंकि इन चारों पॉइंट्स को ये कवर कर रही है कि यहाँ पे वो रेंट रिसीवेबल था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे वो बैड डेट हो गया, और इस साल में उसमें से 50,000 रिकवर हो गया, तो हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया जी। वो इस 1 लाख में जो टैक्स पे होगा वो भी उसमें से माइनस करना होगा? नहीं, टैक्स की तरफ नहीं जाना, टैक्स की तरफ नहीं जाना। यहाँ पे आपने इनकम में कर दिया ना, मैं समझा देता हूँ उसका होगा क्या। यहाँ आपने इनकम में डाल के टैक्स पे कर दिया, तो यहाँ पे इनकम से निकाल के टैक्स कम पे कर दिया, सही है। तो फर्क नहीं पड़ा, जितना रिकवर हो गया 50,000 उसमें फिर टैक्स पे कर दिया, ठीक है। तो वो इतना जिंदगी को मुश्किल नहीं बनाना कि उसका टैक्स भी निकाल के इसमें डाले, वो ऑटो एडजस्ट होता रहेगा। यार पानी क्या कहना है?
ये एग्जाम्पल जो है ये इसके साथ लिख ले ताकि आपको पता चले, याद रहे कि हमने पढ़ा क्या था। तो वो तो फिर भी नहीं था। नहीं यार, पढ़ा करें जाके फिर याद रहेगा। इसलिए तो संडे का दिन रखा है, पढ़ रहे हैं ना संडे वाले दिन सारा। संडे का दिन इसलिए तो रखा है क्लास भी रख लेते हैं। नहीं, संडे वाले दिन आपने पूरे वीक को रिवाइज करना होता है। फ्राइडे सैटरडे को भी ऑफ करते हैं। उस दिन में पूरा हफ्ता रिवाइज करें। अच्छा, बस अब जिंदगी इसी का ही नाम है, अब क्या कर सकते हैं। छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारी आ गई आप लोगों में और हल कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यही हल है। जैसे तैसे कह के इसको एक्सेप्ट कर लें आप। अभी तो फाइनल में आएंगे तो क्या बनेगा, सीए फाइनल के जब आपने पेपर देने हैं तब तो आपके आर्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, और जॉब भी होगी, लेट सिटिंग्स भी होंगी, और उसके साथ फिर ये पढ़ाई मोस्ट डिफिकल्ट मॉड्यूल्स वो भी होंगे। आई कैप का टेस्टिंग क्राइटेरिया भी चेंज हो जाता है, वो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तो जो आपको पेपर आता है ये जो टाइम है उसके अंदर हल हो जाता है, ठीक है, जो टाइम स्पेन है ना उसमें हल होता है, पूरा पेपर हल हो जाता है। हम जब फाइनल के पेपर देने जाते थे तो हम सोच के जाते थे कि 10 नंबर नहीं हल होने पेपर होना ही 90 नंबर का हल है, ठीक है, या 5 नंबर नहीं हल होने। तो इस वजह से अभी टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है, डर बड़ा लगा है। अब क्या करें, अब हो गया जो होना था। आप नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, हमारी मम्मा ने सुन के इतनी सार्कास्टिक टोन में आ जाती है। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं, लेकिन अब करना पड़ता है। सर अगर इतने मुश्किल है तो आपको रहम नहीं आता, सैटरडे ऑफ करते हैं। ले, सैटरडे ऑफ करके क्या फायदा होगा यार, घर में आपने सोना ही है, वो दो घंटे आप यहाँ इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। सर बड़ा इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है। हाँ, उसके बाद पूरा दिन ड्रैगन बनाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा अगले जो कुछ पॉइंट्स हैं, 1 2 3 जो 3 बुलेट्स हैं उसके नीचे, ये वाले पॉइंट्स इग्नोर करें फिलहाल के लिए। इनके साथ लिख दें कि हम इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ इन्हें पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ रह नहीं गया। इस चैप्टर में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बेसिकली इसमें अब ये अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस का एक सेक्शन डाला हुआ है। ये सेक्शन 67 है, मैंने आपको इसको एज ए सेपरेटली बताना है, ये मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ नहीं बता रहा। रेंटल इनकम एग्रीकल्चर का भी सेक्शन 41 जब मैंने पढ़ाना है उसके साथ इसको पढ़ाना है। और इसके अलावा लॉसेस, जो लॉसेस का चैप्टर है वो उसके साथ एक ही दफ़ा सारे हेड्स ऑफ इनकम के लॉसेस बनाने। अभी मैं एक एक का बताऊंगा तो फिर आपके लिए भी कन्फ्यूजन है। वो जब मैं लॉसेस का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैंने आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम के लॉसेस इकट्ठे पढ़ाने हैं, तो इस वजह से मैं अभी इंडिविजुअली इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा। बाकी ये जो टैक्स डिडक्शन है इसको भी बाद में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए जो आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जितना पढ़ाने की ज़रूरत थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व। बाकी जो चीज़ें रह गई वो 1 बाय 1 करके आप अपने पास अपनी बुक्स में निशानदेही कर लें। जैसे जैसे वो टॉपिक्स कवर होंगे वैसे वैसे आप इसे ओके कर लीजिएगा, ठीक है। सर ये सब याद आपने रखना है, कौन कौन से छोड़े थे? वो स्टूडेंट्स माशाल्लाह जाने नहीं देते, वो मुझे आखिरी दिन भी मैसेज आता है, सर वो टॉपिक का वो वाली लाइन आपने छुड़ा दी थी। मैं फिर उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि जितनी पढ़ाई थी वो पढ़ ली है। आप भूल भी जाते हैं? नहीं, भूलता नहीं हूँ मैं, सारा कुछ इंशाल्लाह पढ़ाएंगे आपको सिलेबस कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है जी, फिक्र ना करें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें हमने तकरीबन सारी कर ली है। एक 2023 का हमारा एक क्वेश्चन रहता है आईकैप का, और एक और बहुत आउट क्लास क्वेश्चन एक आया हुआ है वो करना है, वो इंशाल्लाह हम सैटरडे को करेंगे या उससे एक आधा दिन पहले करेंगे। कौन से वाला?
ये 10% ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टेनेंट और साइनिंग अमाउंट, साइनिंग अमाउंट भी बताऊंगा आपको उसके 10% डिपॉजिट वाला भी उसमें कवर हो जाएगा। 10% डिपॉजिट नॉन एडजस्टेबल एडवांस की बात कर रहा है ना। वो जो 10 सालों में उसने करना है ना, नॉट इन केस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जो पेपर आएगा वो जितने हमने कॉन्सेप्ट्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के पढ़े हैं उनमें से, और जो हमने प्रैक्टिस की है इंशाल्लाह उसी में से ही आपको प्रैक्टिस आएगी जो भी क्वेश्चन आएगा। तो इनके ऊपर फोकस करके इनको अच्छा तैयार करें। आगे हाँ जी, आगे आप आ जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे, अनदर हेड। करवाऊंगा आपको, सैटरडे वाले दिन कराऊंगा या हो सकता है कल करवा लूँ। कल भी यही बात करा लेंगे यार, फिक्र क्यों कर रहे हैं, सारा कुछ करवाना है आपको। आहिस्ता आहिस्ता डोज देनी है ना, अब इकट्ठी दे दूंगा फिर आप मसला हो जाएगा। हाँ, ताकि आपको चीज़ें ग्रिप में भी रहे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ओपन कर लें। सेक्शन जो है पेज नंबर 67 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस दिए उन क्वेश्चंस में आखिरी क्वेश्चन छोड़ के आई कैप का बाकी सारे, एक सखर वाला और एक वो आखिरी, शायद वो सखर वाला भी प्रॉपर्टी के अंदर कवर है। उसके अलावा बाकी सारे आप लोग कर सकते हैं, उनमें से मेजॉरिटी करा दिए, जो एक दो रह गए वो आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप खुद कर सकते हैं। दिखाएं जरा, मैं आपको बता भी दूं कौन कौन सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाना है, इसलिए ये बिना करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप आई थिंक मैंने नहीं कराया, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन 6 करवा चुका हूँ, क्वेश्चन 7 करवा दिया है और क्वेश्चन 8 भी करवा दिया है, और क्वेश्चन 9 मैंने करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 क्वेश्चंस अभी मेरे ज़िम्मे हैं, बाकी 1 एंड 4 आप लोग खुद से करें। तो ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सारे ही क्वेश्चंस हो जाएंगे। सॉरी 3 और 9 मैंने करवाना है आपको, ठीक है। 3 और 9 मैंने करवाना है। इसके अलावा पास पेपर्स के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको भेज दूंगा, वो भी एज ए प्रैक्टिस के तौर पे करें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ना पास पेपर के क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अटेम्प्ट में आए हैं। फिलहाल इनकम फ्रॉम मदर सोर्स स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं एक अनदर हेड ऑफ इनकम के ऊपर। अच्छा जी, इनकम ऑफ एवरी काइंड received by a person in a tax year, if it is not included in any other heading, if it is not included in any other heading other than income exempt from tax under this ordinance, shall be chargeable to tax in that year under the head income from other source on receipt basis. सबसे पहली बात, ऐसी इनकम जो किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती उसे हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देना है। जिस तरह अभी हम लोगों ने कुछ तो स्पेसिफिक है, कुछ में जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि इनकम फ्रॉम रेंटल इनकम कहाँ जाएगी जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ऐसी इनकम जो ना सैलरी है, जो ना बिजनेस है, जो ना रेंटल है, जो ना शेयर्स से कमाई गई है, तो वो कौन सी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो कोई भी इनकम जो किसी और हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके आगे नीचे एक लिखी है बात, ऑन रिसीट बेसिस, इसे अंडरलाइन करें। रिसीट बेसिस से क्या मुराद है, जब वो मिले, जब वो आपको रिसीट मिल जाए। प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था,
अक्रूवल बेसिस जा रहा था, ठीक है।